सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ बनाया गया है। तो आंसर होगा एसपी धारकर। पूरा नाम है सुजीत पुष्पाकर धारकर। तो याद रखेंगे एसपी धारकर ये इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बनेंगे। और ये किनका स्थान लेंगे? अमरप्रीत सिंह का। और अमरप्रीत सिंह आपको याद आएंगे, अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, ये 1 अक्टूबर 2024 को हमारे नए आर्मी चीफ बन जाएंगे यानी कि वायुसेना प्रमुख। क्योंकि अभी वर्तमान में जो हमारे वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल हैं वो विवेक राम चौधरी हैं, लेकिन इनका कार्यकाल अभी सितंबर एंड में समाप्त हो रहा है। तो उसके बाद हमारे नए एयर चीफ मार्शल यानी कि वायुसेना प्रमुख तो बन जाएंगे अमरप्रीत सिंह, और उनके जगह पे वाइस चीफ बन जाएंगे ये एसपी धारकर। और एसपी धारकर से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि वे डिफेंस स्पेस एजेंसी के पहले डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। बाकी आप देखोगे इस साल हमारी तीनों सेनाओं के नए प्रमुख बन चुके हैं, इसी साल बने हैं। तो यहां से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछ ले, मैं तीनों आपको बता देता हूं। जैसे कि आर्मी चीफ तो बन गए उपेंद्र द्विवेदी, नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, और आर्मी चीफ अब बनेंगे अमरप्रीत सिंह। और इसी साल हमने देखा इंडियन आर्मी में अभी वाइस चीफ बने थे राजा सुब्रमणी, और अभी हमने देखा इंडियन एयरफोर्स में हमारे वाइस चीफ बन गए हैं एसपी धारकर, इनका नाम है। वैसे आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, और नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को होता है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को होता है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में अमेरिका ने किस देश को वीजा फ्री कर दिया है। तो आंसर होगा कतर को। तो अभी कतर ये अमेरिका के वेवर प्रोग्राम में शामिल हो गया है, जिसके तहत कतर के नागरिक अब 90 दिनों तक बिजनेस या ट्रेवल के लिए अमेरिका में बिना वीजा के एंट्री कर सकेंगे। अब ये वेवर प्रोग्राम क्या है? तो ये एक तरह का वीजा फ्री प्रोग्राम है, और इसमें जो स्पेसिफिक कंट्रीज हैं या जो इस प्रोग्राम के मेंबर कंट्रीज होती हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बिजनेस पर्पजेज से या फिर टूरिज्म के पर्पज से अमेरिका में 90 दिनों तक बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में उन्हीं देशों को चुना जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। और अभी अमेरिका के इसी वेवर प्रोग्राम में शामिल होने वाला 42 नंबर का देश बन गया है कतर। अब बात कतर की है तो ये रहा मैप में कतर, कैपिटल इसकी दोहा होती है, करेंसी है कतरी रियाल। अच्छा, वीजा से संबंधित एक और प्रश्न आपका बनता है कि शेंगेन वीजा को डिजिटली पेश करने वाला पहला देश कौन सा था। तो आंसर होगा फ्रांस। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर होगा कलिकेश नारायण सिंह देव। तो याद रखना कलिकेश नारायण सिंह देव, इनको भी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। अब इनका नाम तो याद रखना है। इसके अलावा 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन और सीईओ बने थे, सतीश कुमार नाम है। मनोज मित्तल ये भी सिडबी के सीएमडी बने। रॉबर्ट जे रवि बीएसएनएल के सीएमडी बने। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। सिंधु गंगाधरन ये नेस्कॉम की चेयरपर्सन बनी, और राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के प्रेसिडेंट बने। जय शाह आईसीसी के नए अध्यक्ष बनेंगे, इस साल के एंड में बनेंगे। ये रिप्लेस करेंगे ग्रेग बार्कले को जो न्यूजीलैंड से हैं। और मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनेंगे, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये भी इस साल के एंड तक बनेंगे। अभी वैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह हैं। जय शाह भी बीसीसीआई के सचिव भी हैं, सेक्रेटरी। बाकी संजीव रंजन अभी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ये बन जाएंगे। ये भी 1 जनवरी से ही अपना पद संभालेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 26 सितंबर को। तो हर साल 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की बेहतरी के लिए जागरूक करना। अच्छा, इसकी थीम है, थीम काफी बड़ी है लेकिन फिर भी एक बार देख लो आप। एनवायरनमेंट हेल्थ क्रिएटिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडप्शन। अच्छा, याद रखना ये तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है। एक विश्व पर्यावरण दिवस भी होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वो 5 जून को होता है। और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे है जो 26 सितंबर को हम मना रहे हैं। अब देखो डे वाला प्रश्न है, और जब भी डे वाला प्रश्न आ रहा है
उस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। तो एक बार फिर आपको रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना और कोशिश करना अगर मेरे साथ बोल सको तो, ताकि ये चीज़ें आपको यहीं पे याद होने लगे। तो देखो, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया था, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन, 7 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, ये सितंबर के पहले शनिवार को होता है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, जिसे भारत में स्वच्छ वायु दिवस कहते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पीस डे, 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस और इंटरनेशनल रेड पांडा डे, ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है। और इसी तरह से सितंबर के तीसरे शनिवार को हमने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस बनाया, जो कि 21 सितंबर को ही था। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस और वर्ल्ड रिवर डे भी मनाया, और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और हाइफा डे भी मनाया। और 25 सितंबर को हमने भारत में अंत्योदय दिवस मनाया था और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी मनाया था। तो ये सितंबर के सारे जो भी डेज होते हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन ए थॉन 2 का आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो हिम ड्रोन ए थॉन 2 ये कार्यक्रम है जिसका आयोजन भारतीय सेना ने किया, कहाँ पे? लेह लद्दाख में। और इस कार्यक्रम में भारत में बने ड्रोनों का परीक्षण किया गया, मतलब जो स्वदेशी ड्रोन है उनका यहाँ पे परीक्षण किया गया। इसमें 25 से ज़्यादा घरेलू ड्रोन निर्माता ने कंपनियों ने हिस्सा लिया है। मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें, इसका आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियानों को ड्रोन तकनीक के उपयोग से क्रांतिकारी रूप में बदलाव लाना। अब पहले यहाँ पे ड्रोन की बात हुई है, तो ड्रोन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे। वो सारे ड्रोन से संबंधित प्रश्न मैं आपको यहाँ रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। एक तो आपको ये याद होगा, अभी IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था। उसके अलावा गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया था, उसका नाम त्रिशूल है। IIT जम्मू ने साउंड बेस्ड यानी कि ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया था। भारतीय नौसेना के लिए दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन बनाया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने। और भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, उसका नाम इंद्रजाल है, ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च हुई? तो चेन्नई में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पे खुलेगा? ये तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया था? उसका नाम वरुण है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। किस देश ने ड्रोन के आयात इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था? तो भारत ने। नागरिक हवाई अड्डे में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश इजराइल है। देश का पहला ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोला गया। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये स्थापित की गई केरल में। और भारत ये MQ-9B आर्म्ड ड्रोन ये किस देश से खरीद रहा है? अमेरिका से। नागास्त्र 1 क्या है? तो ये आत्मघाती ड्रोन है और ये प्रश्न शायद एग्जाम में पूछा भी गया था। तो यहाँ पे ड्रोन से संबंधित सारे करंट अफेयर्स में जो अभी तक आपने प्रश्न पढ़े होंगे ना, वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए। वैसे बात यहाँ पे लद्दाख की भी है, तो ये रहा मैप में लद्दाख। वैसे लद्दाख के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो नई बात मुझे आपको बतानी है वो ये है कि लद्दाख में जो भी 5 नए जिले बने थे, वैसे सब कुछ देख लो आप, कैपिटल वैसे सब कुछ देख लो आप, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ BD मिश्रा हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम पढ़ते हैं कई बार, लोसर फेस्टिवल, स्पितुक फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, नोमेडिक फेस्टिवल, जांस्कर महोत्सव, हेमिस गोम्पा उत्सव, ये सब लद्दाख के हैं। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये बनेगा लद्दाख के हैंडले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में। 5 नए जिले कौन कौन से बने? तो इनके नाम देखो, जांस्कर ये तो फेस्टिवल से ही संबंधित है, जांस्कर फेस्टिवल ये याद हो जाएगा। एक द्रास है, एक शाम है, एक नुब्रा है, एक चांगथांग है।
तो ये ध्यान में रखना। अभी ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया था, तो इसका उत्तर होगा लद्दाख। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, ये जो भी क्वेश्चन आंसर हम पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये एक्स्ट्रा जो शीट्स मैं आपको करवा रहा हूँ, चाहे जैसे अभी ड्रोन से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने वो एक साथ मैंने आपको रिवाइज करा दिए एक ही जगह पे, तो ये शीट आपको मिल जाएगी। लद्दाख से संबंधित ये शीट मैंने आपको रिवाइज कराई, वो आपको उसमें मिल जाएगी। सब कुछ मिल जाएगा उस पीडीएफ में, रिटन फॉर्मेट में, और वो भी बिल्कुल फ्री में। कहाँ? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वहाँ पे ज्वाइन का बटन आएगा, तो उसे प्रेस कर लीजिएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी पीडीएफ अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होता है, तो उसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था। अब ये चर्चा में क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका उत्तर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये शुरू हुआ था 25 सितंबर 2014 को। तो बात आपको समझ में आ गई होगी क्यों पढ़ रहे हैं हम ये प्रश्न, क्योंकि इससे शुरू हुए अभी पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं, इसीलिए ये चर्चा में रहा और ये करंट अफेयर्स का प्रश्न बन गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था। 25 सितंबर 2014 को। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। देखो, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपके सीधा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी वो प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्रश्न एग्जाम में पूछा था और किस एग्जाम में पूछा था, और उसका उत्तर आप ही लोग करना। पहले इसको देख लेते हैं हम, क्या है ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तो इसे भारत में विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया यानी कि हर चीज भारत में बनाओ। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देना। और याद रखना, इसमें अलग अलग 25 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, एविएशन सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, अलग अलग इस तरह से 25 सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया कि इनका निर्माण भारत में ही किया जाए। अब जो मैंने आपसे कहा था, इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आया था। ये देखो, यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में ये पूछा गया था 2018 में। और ये योजना या ये कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। तो 4 साल बाद भी ये एग्जाम में पूछा गया, तो कभी भी पूछे जा सकते हैं, सरकार की योजनाएं हैं। तो क्या था प्रश्न कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम कितने सेक्टर्स पे, कितने क्षेत्रों पे ये फोकस्ड है। तो अभी हमने देखा, आपके ऑप्शन आपके सामने, आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। अपनी क्लास में से काफी सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से आप अटेंड किया करें। और अभी जनवरी से लेके अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका भी मैं आपको क्विक फॉर्मेट में रिवीजन करवा रहा हूँ। सेट वाइज में वो रिवीजन आपका करवा रहा हूँ। हर सेट में 50 क्वेश्चन रख रहा हूँ, ताकि एक साथ भी ज़्यादा नहीं होंगे, 50-50 क्वेश्चन करके करेंगे। अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 5 सेट उसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सेट नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज तो उसका सेट नहीं आएगा, लेकिन कल जरूर आएगा 6 नंबर का। तो वो 5 सेट आप कंप्लीट कर लीजिए, वो वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से केंद्र सरकार की कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाएं वो मैं आपको बताता हूँ जो न्यूज़ में थी अभी। अच्छा, लेकिन उससे पहले ये 2 प्रश्नों का उत्तर और दो। स्टार्टअप इंडिया पहल ये भारत सरकार ने कब शुरू की थी? 16 जनवरी 2016 को। और इसी से आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैंने एक और कार्यक्रम लिख दिया सरकार का, स्टैंड अप इंडिया। ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था। तो स्टार्टअप इंडिया अलग है, स्टैंड अप इंडिया अलग है, ध्यान में रखना। अब देखो, जैसे कि अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 को, जिसका उद्देश्य था गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। और अभी ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है लोन देने की वो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च होती है गोरखपुर यूपी से। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी, अभी से 10 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी रांची झारखंड से। अभी आपको बताया 70+ आयु के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए भी इसको शुरू कर दिया। कौशल ऋण योजना 2015 में आई थी। इसमें मैक्सिमम लोन की जो लिमिट थी वो पहले 1.5 लाख रुपए थी, अब उसे बढ़ा के 7.5 लाख रुपए कर दिया अभी की बजट में।
पीएम किसान मानधन योजना, ये 12 सितंबर 2019 को लॉन्च हुई थी रांची से और अभी से 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी, मतलब पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। ये सुपर कंप्यूटर दिल्ली, पुणे और कोलकाता में लगाए गए हैं और इसी के साथ उन्होंने, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्का और अरुणिका 2 जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है उसका भी उद्घाटन किया है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है इनको बनाया किसने? सीडेक पुणे ने बनाया है और इनकी लागत आई है 130 करोड़ रुपए। तो इनका इस्तेमाल हेल्थ केयर और स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह में किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगा, या यूं कह दूं ये सारे वो प्रश्न जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, तो वैसे आपको याद होने चाहिए ये। चलो देखो, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है, पहले तो ये बताओ। ये स्टैटिक प्रश्न हो गया आपका, विजय भटकर आंसर होगा। और विश्व में सिमोर क्रे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। अच्छा, परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे स्थापित किया गया था? IISc बेंगलुरु। परम गंगा को IIT रुड़की। परम शक्ति IIT खड़गपुर में। परम अनंत IIT गांधीनगर में। परम कामरूप को IIT गुवाहाटी में और परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली में। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, ये फ्रंटियर है जो अमेरिका में है। और कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का डेवलपमेंट करेगा? कनाडा करेगा। ये करंट का प्रश्न है। और अगर आपसे पूछे कि रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किसका इस्तेमाल होगा? तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम का। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ये भार OS है, यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बनाया था IIT मद्रास ने। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू की है? तो आंसर होगा यहाँ पे त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह, अभी उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए जो मेधावी छात्र होते हैं, जो होशियार जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका समर्थन करने के लिए एक नई योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री साथ योजना, इसको शुरू किया है। इसमें छात्रों को 5000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इसके लिए हर जिले से 200 छात्रों को चुना जाएगा, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री साथ का फुल फॉर्म देखो, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर असिस्टेंस टू टैलेंटेड एंड हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट। जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे ऐसे स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी या ये वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री साथ योजना अभी शुरू हुई है त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा की हम देखो, मेरे ख्याल से 2-3 बार हमने पढ़ लिया है इसी महीने में त्रिपुरा को। तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला हो गई, मुख्यमंत्री मणिक शाह हैं और गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। अभी हमने होजगिरी फेस्टिवल मनाया था त्रिपुरा में। कोकबरोक भाषा ये त्रिपुरा की है, ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया था। अभी जब कल परसों त्रिपुरा के बारे में हम पढ़ रहे थे तो आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया उनके एग्जाम में ये प्रश्न आया था। अभी खर्ची पूजा महोत्सव, गरिया पूजा फेस्टिवल, केर पूजा, ये सब त्रिपुरा के हैं। और त्रिपुरा को याद रखना कौन सा देश है जो तीनों तरफ से घिरे हुए है? तो बांग्लादेश है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया था। किसके ने किया था? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने मिलकर के। और मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना भी अभी यहीं पे शुरू हुई थी। तो ये त्रिपुरा से कुछ खास बातें, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ पे शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में जो इसका प्लांट है वहीं पे भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा को शुरू किया है और इसमें लागत आई है 27,000 करोड़ रुपए। तो अब इसकी कैपेसिटी हो गई है 8 मिलियन टन पर ईयर। किसका उत्पादन होता है? भाई स्टील कंपनी है तो स्टील का ही उत्पादन होता है। ब्लास्ट फर्नेस से क्या समझते? ऐसे समझो ये एक प्रकार की भट्टी है। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है, जो धातु होती है, उसको गर्म किया जाता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। स्टील बनाया जाता है उस रॉ मटेरियल से। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किसने किया था?
तो याद रखना अब्राहम डार्बी ने 1709 में। ये एग्जाम का प्रश्न है तो ध्यान में रखना। बाकी देखो स्टील से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो ये याद रखना कि भारत ये चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन कंट्री है। हमारे स्टील मंत्री कौन है? इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी है। अभी स्टील मंत्रालय में नए सचिव बने थे तो उनका भी नाम याद रखना संदीप पौंड्रिक है। और भारत का पहला स्टील प्लांट ये जमशेदपुर झारखंड में आपको मिलेगा। 1907 में बना था। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा, जिसका नाम टिस्को है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से आप इसको जानते हो। अगर पूछे दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र तो ये उड़ीसा में मिलेगा, इसे जर्मनी की सहायता से बनाया था। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, सोवियत संघ यानी कि USSR की सहायता से बनाया था। और ये तीनों सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाए गए थे। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र ये झारखंड में बना था, सोवियत संघ की सहायता से, ये थर्ड 5 ईयर प्लान में बना था। और अगर पूछे राष्ट्र इस्पात निगम का कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है। देश की पहली स्टील सड़क ये सूरत में बनाई गई थी। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदजी ईरानी को जानते हैं। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर ये बना था जिंदल स्टील प्लांट में, जो कि हिसार में है। रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट टाटा स्टील है, ये जमशेदपुर वाला। इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभी नवीन जिंदल बनाए गए थे। वैसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है, जिसकी स्थापना होती है 1967 में। और ये मैंने आपको बता दिया, इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीन जिंदल हो गए। ये तो हो गया ना, ये सारा हो गया। हाँ, ये पॉइंट और देख लो। केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा? तो 500 मिलियन टन का। तो ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको स्टील से संबंधित यहाँ पे रिवाइज कराए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिल गया? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो अभी हाल ही में थाईलैंड ये समलैंगिक विवाह यानी कि होमोसेक्सुअल मैरिज को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। और थाईलैंड में ये कानून 25 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। और कानून लागू होने के बाद देश में कोई भी समलैंगिक जोड़ा अपने विवाह का कानूनी तौर पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड ये समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश है। लेकिन बात करें सबसे पहले कौन सा देश ऐसा करने वाला पहला देश बना था दुनिया का, तो 2021 में नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था। अच्छा, हम थाईलैंड की यहाँ पे बात करेंगे, मैं आपको थाईलैंड ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करा दूं कि अगर पूछे भारत सरकार ने LGBTQ+ समुदाय के विकास के लिए एक कमेटी बनाई थी, किसकी अध्यक्षता में? राजीव गौबा। राजीव गौबा अभी तक हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। अब यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? ये उत्तर आप देना। बाकी अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? नेपाल में। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश ये नेपाल बना था। और यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे, एडगर्स रिंकेविक्स नाम है। किस देश की संसद ने समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित करने वाला ये विधेयक पारित किया था? तो इराक ने। तो ये इससे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए। बाकी मैं आपको थाईलैंड ले चलने वाला था, तो देखो ये रहा थाईलैंड। कैपिटल बैंकॉक होती है, करेंसी थाई बहत है। और प्रधानमंत्री का नाम जरूर याद रखना, ये नई प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम है पेटोंगटार्न शिनावात्रा से नाम याद रख लो, याद रहेगा आपको। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। और वाकई अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को सपोर्ट ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। जो मैंने इस सेशन को तैयार करने में आप लोगों के लिए पूरे दिन भर मेहनत की है, मुझे अगर आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा तो मुझे मेहनत करने में भी मज़ा आएगा और मेरी मेहनत भी सफल होगी। तो आप इसे अपने स्टडी ग्रुप में, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में अपने एक दोस्त के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी PDF के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 26 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। देखो अभी दूसरी नाविक सागर परिक्रमा 2024 ये कहाँ से शुरू होगी? याद रखना, गोवा से। फिर पूछा एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश बताया गया अमेरिका को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या बनी है।
और किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया विनोद बच्चन को। भारत में अंत्योदय दिवस मनाया गया 25 सितंबर। 25वां आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन ये किस स्थान पे होगा? जयपुर में। भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल प्लांट बनेगा ये पुणे में। उसके अलावा 2024-25 सत्र की दिलीप ट्रॉफी को किसने जीता? इंडिया ए टीम ने। और यूपी की पहली एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई? शंख एयरलाइन। और किसे एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रत्यक्षा रे। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा मुंबई में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।